India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बाइक टैक्सी पर पाबंदी रहेगी बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट को तेजी से मामला सुनने का निर्देश। नीलगिरी कोर्ट परिसर में महिला वकीलों के लिए वॉशरूम की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से की रिपोर्ट तलब। रजिस्ट्रार जनरल को दी जिम्मेदारी, 11 जून तक जमा करवानी है रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्नी नाबालिग बच्चों को मारने वाले को शख्स की मौत की सजा रखी बरकरार। कहा एकमात्र जीवित बेटी के लिए मुआवजे का हो भुगतान। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह शर्त नहीं लगा सकते कि किसी व्यक्ति को एक वकील के रूप में नामांकन के लिए किसी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज और अन्य केस में अखिल भारतीय बार परीक्षा को बरकरार रखा था। हाल के संविधान के फैसले पर भरोसा करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि एक वकील के रूप में नामांकन के लिए बीसीआई द्वारा बनाए गए नियम अमान्य के रूप में नहीं देखे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2023 के AIBE के फैसले में यह माना गया था कि वी सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे मामलों में दिए गए फैसले ने सही कानून निर्धारित नहीं किया था। इस तरह कई फैसलों का हवाला दिया गया। इन आधारों पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीसीआई द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी ने 2009 में विवेकानंद लॉ कॉलेज अंगुल, एक गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री हासिल की थी। 2002 में बीसीआई ने कॉलेज को छात्रों को लॉ कोर्स में प्रवेश नहीं देने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस तरह से प्रवेश लेने वाले छात्र वकील के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। उसके आधार पर उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल ने 2011 में एक वकील के रूप में नामांकन के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया। फिर उन्होंने उड़ीसा हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने रिट की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई उम्मीदवार अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) के निर्धारित शर्तों को पूरा करता है और धारा 24(1) के तहत किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करता तो वो एक वकील के रूप में नामांकन का हकदार होगा। इस मामले को इस सप्ताह के लिए शुरू में ही फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये शर्त नहीं लगा सकती कि किसी व्यक्ति को एक वकील के तौर पर नामांकन के लिए किसी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज और अन्य केस में अखिल भारतीय बार परीक्षा को बरकरार रखा था। हाल के संविधान के फैसले पर भरोसा करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ की ओर से कहा गया कि एक वकील के रूप में नामांकन के लिए बीसीआई द्वारा बनाए गए नियम अमान्य के तौर पर नहीं देखे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2023 के AIB के फैसले में यह माना गया था कि वी सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे मामले में दिए गए फैसले ने सही कानून निर्धारित नहीं किया था। इस तरह कई फैसलों का हवाला दिया गया। इन आधारों पर कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीसीआई द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी ने साल 2009 में विवेकानंद लॉ कॉलेज अंगुल, एक गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपनी कानून की डिग्री हासिल की थी। 2002 में बीसीआई ने कॉलेज को छात्रों को लॉ कोर्स में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस तरह से प्रवेश लेने वाले छात्र वकील के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। और इसके आधार पर उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल ने साल 2011 में एक वकील के तौर पर नामांकन के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया था। फिर उन्होंने उड़ीसा हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने रिट की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई उम्मीदवार
अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है और धारा 24(1) के तहत किसी भी अयोग्यता का सामना नहीं करता तो वो एक वकील के रूप में नामांकन का हकदार होगा। इस मामले को इस सप्ताह के शुरू में ही फैसले के लिए सुरक्षित रखा गया था। यहाँ तो वकील के एनरोलमेंट से जुड़ा ये पूरा मामला उड़ीसा हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया गया है। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति की मृत्यु दंड पर सख्ती दिखाते हुए मौत की सजा की पुष्टि की। दोषी ने पत्नी, भाभी और नाबालिग बच्चों को चॉपर से मार डाला था। अदालत ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम मामला बताया। कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा के आदेश की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी की वफादारी पर संदेह करते हुए अपनी पत्नी, भाभी और 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चों की हत्या के लिए दोषी एक व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है। जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस जी बसवराज की एक खंडपीठ ने कहा कि ये मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों के टेस्ट को पास करता है, जिसके लिए मृत्यु दंड की आवश्यकता होती है। अपराध की क्रूरता, जिसके परिणाम स्वरूप 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चों सहित 5 की मौत हो गई, और जिस क्रूरता के साथ ऐसा किया गया है, हमारे पास ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मौत की सजा के आदेश की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके अलावा पीठ ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वो फाइल को संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को रेफर करने के लिए एकमात्र जीवित बेटी के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। अभियोजक पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने घटना की तारीख से 12 साल पहले मृतक पाकीरम्मा से शादी की थी। कहा गया है कि अपीलकर्ता को अपनी पत्नी की वफादारी पर शक था और अपने 4 बच्चों में से 3 के पितृत्व पर शक था। एफआईआर के अनुसार आरोपी ने फरवरी 2017 में मृतक के साथ चॉपर से मारपीट की और फिर खुशी से चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकला। अभियोजन पक्ष ने 36 गवाहों का परीक्षण किया, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। अभियुक्तों ने सजा के आदेश को चुनौती दी और राज्य सरकार ने मौत की सजा की पुष्टि करने की अपील की। मृत्यु दंड की पुष्टि करते हुए अदालत ने शमनकारी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए अभियुक्तों के साथ बातचीत की, विभिन्न अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और उनका अध्ययन करने के बाद कहा किस तरह से अपीलकर्ता द्वारा अपराध किया गया है। उसमें 2 महिलाओं पर हमला किया गया है और घर में 3 बच्चों को काट डाला गया और अपीलकर्ता घर से बाहर आया और खून से लथपथ चॉपर पकड़े हुए घोषणा की कि उसने वैश्याओं को मार डाला है। ये किसी भी अंतरात्मा को झकझोर देगा और वास्तव में हत्या से संबंधित अपराधों के इतने मामलों से निपटने के बावजूद हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। जिसके बाद ये देखा गया कि अपीलकर्ता के पास उसकी बेटी को छोड़कर कोई परिवार नहीं बचा है। उन्होंने वास्तव में कथित संदेह के आधार पर अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया है और अपीलकर्ता के लिए खुद को सुधारने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए किसी भी कोण से देखा जाए तो कुछ कम करने वाले कारकों को खोजने के हमारे प्रयासों के बावजूद हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोषी को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक जारी रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए ये फैसला दिया। दरअसल रैपिडो, उबर जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सर्विस को बिना लाइसेंस नहीं चलाए जाने का फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया था, जिसके बाद इन कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें सरकार ने कहा था कि सरकार 2 व्हीलर बाइक के वाहन के बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल के लिए नीति बना रही है। नीति बनाए जाने तक इस पर रोक लगी रहेगी।
हाईकोर्ट से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा कि नीति बनाए जाने तक दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक बरकरार रहेगी। दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से तेजी के साथ मामला सुनने को कहा है। दोनों पक्षों को जल्द सुनवाई की एप्लीकेशन दायर करने की छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स की मांग थी कि जब तक दिल्ली सरकार नीति नहीं बनाती तब तक उन्हें बिना लाइसेंस ऑपरेट करने दिया जाए। 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसके जरिए दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी गई थी। रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली। हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली सरकार की मुख्य दलील थी कि एग्रीगेटर्स की तरफ से दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल बिना प्रॉपर लाइसेंस और परमिट के हो रहा है। एग्रीगेटर के लिए लाइसेंस की जरूरत का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 93 में है। दिल्ली सरकार की दलील थी कि ये गाइडलाइंस 4 पहिया और दोपहिया दोनों तरह के वाहनों के लिए हैं। ऐसे में बिना पॉलिसी लाए नॉन ट्रांसपोर्ट टू व्हीलर्स का यूज एग्रीगेटर्स नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार एक पॉलिसी बना रही है। जब तक ये लागू नहीं होती, टू व्हीलर वाहन के बाइक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी। वहीं रैपिडो और उबर का कहना था कि दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरी दलील थी कि हजारों राइडर्स ऐसी बाइक टैक्सी चलाते हैं और बैन से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा। जिन प्राइवेट दोपहिया वाहनों को कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में जोड़ा गया है, उन्हें नीति बनने और लाइसेंस मिलने तक यात्री लेने दिया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि एग्रीगेटर्स के तहत टू व्हीलर्स ऑपरेटर करने के लिए लाइसेंस जरूरी है। रैपिडो को चलाने वाली यूरोपियन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली सरकार का आदेश गैर परिवहन दोपहिया वाहनों को किराया और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यात्रियों को ले जाने से तुरंत रोकने का निर्देश देता है। ये बिना किसी कारण या तर्क के पारित कर दिया गया। इस साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर बाइक टैक्सीज को दिल्ली में सेवा के संचालन के खिलाफ चेतावनी दी थी। साथ ही कहा था कि इसका उल्लंघन करने वालों को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट प्रशासन को नीलगिरी कोर्ट परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालय परिसरों की कमी के मुद्दे पर अपने रजिस्ट्रार जनरल से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि जबकि रजिस्ट्रार जनरल ने पहले इस मामले में रिपोर्ट दायर की थी, रिपोर्ट में विस्तार से ये नहीं बताया गया कि नए अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही और क्या कोई चिंताएं थीं या ऐसी सुविधाएं जो पहले उपलब्ध थीं। रिपोर्ट रविवार 11 जून 2023 तक जमा करनी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने महिला वकील एसोसिएशन ऑफ नीलगिरी की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। शुरुआत में नीलगिरी जिला बार एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी मोहना ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट से एक टीम को भेजने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि इस मुद्दे को कुछ चुनिंदा लोगों की ओर से प्रचारित किया जा रहा है और पूरे नीलगिरी जिला बार एसोसिएशन को बदनाम किया जा रहा है। जस्टिस बोस ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि 28 अप्रैल 2023 को सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से इस रिट याचिका का निस्तारण किया गया। इसके बाद कुछ महिला वकीलों की ओर से एक ही अदालत परिसर में बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हुए शिकायतें उठाई गईं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मुख्य चिंता दूर होने पर है। मामले को 12 जून 2023 को सूचीबद्ध किया जाना है। यह अदालत रिपोर्ट के आधार पर उचित आदेश पारित करने पर विचार करेगी। नीलगिरी जिला बार एसोसिएशन की ओर से दायर रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निवेदन पर ध्यान देने के बाद निस्तारित कर दिया कि आवश्यक कदम उठाए गए। न्यायालय ने किसी भी मौजूदा शिकायतों के निवारण के लिए जिला न्यायाधीश या फिर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने के लिए एसोसिएशन को स्वतंत्रता दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि एक डीएनए परीक्षण का आदेश इस तरह से नहीं दिया जा सकता जिससे एक रोविंग इंक्वायरी हो, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है। फैमिली कोर्ट ने एक 26 वर्षीय महिला के डीएनए परीक्षण के लिए आवेदन को अनुमति यह साबित करने के लिए दी थी कि उसकी मां का पूर्व लिव इन पार्टनर उसका वास्तविक पिता है। जस्टिस अलका सरीन ने कहा कि डीएनए के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। भारत में न्यायालय सामान्य रूप से रक्त परीक्षण का आदेश नहीं दे सकते।
वर्तमान मामले में पार्टियों ने स्वीकार किया है कि अदालत में उनके संबंधित स्टैंड के समर्थन में उनके साक्ष्य पहले ही दे चुके हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष पर अपनी याचिका के समर्थन में साक्ष्य जोड़कर अपने मामले को साबित करने का भार होता है और इस पक्ष को उस तरीके से मामले को साबित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जैसा कि प्रतिवादी पक्ष ने सुझाव दिया है। अदालत के आदेश के खिलाफ कथित पिता की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बेटी के डीएनए परीक्षण के आवेदन को उसके माता पिता को साबित करने की अनुमति दी थी। 2017 में बेटी की ओर से एक घोषणात्मक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो याचिकाकर्ता और उसकी मां के लिव इन रिलेशनशिप के दौरान उसका जन्म हुआ था और इसीलिए याचिकाकर्ता जो कथित पिता है उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये भी कहा गया कि उसके साथ हमेशा याचिकाकर्ता की बेटी की तरह व्यवहार किया गया। हालांकि 2015 में उसकी मां और कथित पिता के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और उसके बाद उसने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसकी मां ने भरण पोषण के लिए आवेदन भी दिया था। वाद के लंबित रहने के दौरान यह साबित करने के लिए कि वो याचिकाकर्ता की बेटी है, डीएनए परीक्षण के लिए बेटी की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था। फैमिली कोर्ट ने भी इसे स्वीकार कर लिया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट या फिर निचली अदालत में से किसी एक को चुनने के आवेदक के विवेक को सीआरपीसी की धारा 438 को संकीर्ण रूप से परिभाषित करके प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एक अवकाश पीठ ने प्रावधान का विश्लेषण करते हुए कहा कि अग्रिम जमानत मांगने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक नहीं है और ऐसे मामलों से निपटने के लिए दोनों अदालतों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुचित प्रतिबंधों के अनुपालन पर निर्भर नहीं हो सकता। जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 438 में निहित लाभकारी प्रावधान को बचाया जाना चाहिए, न कि बेदखल किया जाना चाहिए, जबकि ये स्पष्ट करते हुए कि अवलोकन इस संदर्भ में किए गए पहले का विचार ये था कि अग्रिम जस्टिस सिंह ने 2021 में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज बंसल और बसंत बंसल को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए ये टिप्पणियां की। पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत पंजीकृत ईसीआईआर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदकों ने हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राहत दी है कि दोनों आवेदकों का नाम ईसीआईआर में नहीं है कि ईडी ने उन्हें पीएमएलए के तहत किसी भी अनुसूचित अपराध में आरोपी नहीं बनाया और उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा नहीं बुलाया गया। अदालत ने कहा कि इसलिए न्याय के हित में और साथ ही मामले की संपूर्णता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के जनादेश पर विचार करते हुए इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि आवेदक को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। अदालत ने 5 जुलाई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। उधर पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें रामगढ़वा रेलवे स्टेशन के पास सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन के बीच एक लेवल क्रॉसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस फैसले में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे के लिए यह संभव नहीं है कि रेलवे लाइन को पार करने वाले हर स्थान पर लेवल क्रॉसिंग प्रदान करे। कोर्ट ने कहा कि रेलवे लाइन को हर पॉइंट पर क्रिस क्रॉस करने और अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने आगे कहा कि वास्तव में अगर नाकाबंदी की जाती है तो यह प्रभावी रूप से अतिचार को रोकेगा और चलती ट्रेन से टकराने के कारण ग्रामीणों को जानमाल के नुकसान से बचाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही रेलवे ट्रैक सड़क के आर पार बिछाया गया हो, याचिकाकर्ताओं की ओर से बताए गए विशिष्ट स्थान पर क्रॉसिंग प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने कहा कि जवाबी हलफनामे में यह भी सामने आया कि आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक लेवल क्रॉसिंग है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रस्तावित लेवल क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक के आसपास के कई ग्रामीणों की ओर से रेलवे लाइन को सुरक्षित रूप से पार करना सुनिश्चित करेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट शशि भूषण कुमार मंगलम ने एक नक्शे का हवाला दिया जिसमें रेलवे लाइन से गुजरने वाली सड़क को दर्शाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि आजादी से पहले भी सड़क राजस्व मानचित्र पर मौजूद थी, जबकि रेलवे लाइन बाद में बनाई गई थी। कोर्ट को बताया गया कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ नाकाबंदी कर सड़क मार्ग से पहुंच को काटने का प्रस्ताव है। रेलवे ने जवाब में स्वीकार किया कि KM 14/10-11 पर सुगौली और रामगढ़वा के बीच कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। हालांकि इसने अदालत को बताया कि ग्रामीणों की ओर से अनाधिकृत अतिक्रमण देखा गया है, जो उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।
यह भी कहा गया कि अनाधिकृत अतिक्रमण को रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन ग्रामीणों के आंदोलन और विरोध के कारण बंद का काम नहीं हो सका। जवाबी हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया कि उस हिस्से से लगभग 456 मीटर की दूरी पर पहले से ही एक लेवल क्रॉसिंग मौजूद है, जहां अनाधिकृत अतिचार है। अगर किसी सेना के जवान या फिर अधिकारी पर आपराधिक केस दर्ज हो जाता है तो किस तरह की कार्रवाई का उसे सामना करना पड़ता है? क्या उस पर मिलिट्री कोर्ट में केस चलता है या फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और सामान्य अदालतों में केस की सुनवाई की जाती है? इस मसले पर जानकारी देंगे इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। आर्मी कैंप के अंदर सिपाही युवराज उत्तम राव की मिस्टीरियस मर्डर केस 17 साल बाद बनिहाल के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने मामले की जांच फिर से शुरू करने का ऑर्डर दिया है। जज मनमोहन कुमार ने पिछली जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए पुलिस को आगे की जांच करने और 3 महीने के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कई सालों से पेंडिंग क्लोजर रिपोर्ट को 18 सितंबर 2021 को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था। हालांकि अदालत ने जांच में कई डिस्क्रिपेंसीज यानी अंतर पाए, जिससे ये डाउट आया कि क्या पहले किया गया प्रयास पूरी ईमानदारी से किया गया था। पीपल बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस को केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी जिला मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिया जाना चाहिए और उनके डायरेक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। आईओ हैड ऑब्जर्व्ड कि कुछ अननोन ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों ने जवान की हत्या की थी और साथ ही आईओ ने यह निष्कर्ष निकाला कि डेथ आतंकवादियों का काम भी हो सकता है। हालांकि आईओ ने इस बात का कोई सबूत नहीं जुटाया है कि उस रात को आर्मी कैंप में कोई हमला हुआ था। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। India Legal presents Courts Roundup.